हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज बात करने वाला हूँ 17 सितंबर। आज 17 सितंबर की हम जो भी करंट अफेयर्स की होने वाली बात है, आज हम बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी खबरें होंगी, चुप रहने का अधिकार। यहाँ पर चुप रहने का अधिकार आप सभी को पता है कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है और फंडामेंटल राइट्स के तहत। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल को, सीएम अरविंद केजरीवाल को इसके तहत सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्या कहा है, डिटेल से हम समझने वाले। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया, इसकी वर्ष की थीम क्या रही है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। इंपोर्टेंट हमारी आज की रहेगी ये वाली तापीय गैस पाइपलाइन परियोजना। ये क्यों परियोजना इंपोर्टेंट है? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार जब से आई थी, भारत के द्वारा वार्ता एक तरीके से बंद थी, लेकिन वर्तमान में भी हाल की स्थिति ये हो चुकी है कि तापी परियोजना के लिए भारत से आगे बढ़ा और अब बातचीत आगे रखी हुई है। नेक्स्ट हमारी होगी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके बारे में समझेंगे। और फिर होगी चंद्रयान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह। ये चंद्रयान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह कहाँ का है, इसको देख लेंगे। और अन्य खबरों में हमारी 2 करंट अफेयर्स होती हैं उसको। तो आज हमारी टोटल 7 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। इसको डाउनलोड करके आप लोग किसी भी एग्जाम्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, साथ में सभी एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जाइएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले करंट अफेयर्स पे चलते हैं, चुप रहने का अधिकार। अब ये चुप रहने का अधिकार क्या है? राइट टू साइलेंस क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। चर्चा में है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कौन से न्यायाधीश? न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए पूछताछ के दौरान आरोपी के चुप रहने के अधिकार, राइट टू एक्वेस्ट, को बरकरार रखा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि पूछताछ हो रही थी, अरविंद केजरीवाल के आरोपी से पूछा जा रहा था, लेकिन वो चुप रहा, जिसके चलते वहां के न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है और कहा है कि चुप रहने का अधिकार बरकरार रखा गया है, कि आप जबरदस्ती उससे नहीं बुलवा सकते हो। तो इस तरीके से भी एग्जाम में नॉलेज बेस पे भी और एग्जाम में आ सकता है, क्या आरोपी से पूछताछ के दौरान चुप रहने का अधिकार उसको दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? बिल्कुल बरकरार रखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने, न्यायमूर्ति उज्ज्वल ने अपनी अलग राय दी कि जांच एजेंसी किसी आरोपी के चुप रहने पर उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है। ये कहा है जैसे न्यायमूर्ति उज्ज्वल भैया ने एक अलग राय दी है। न्यायमूर्ति के अनुसार आरोपी के चुप रहने का अधिकार है और उसके विरुद्ध दोषपूर्ण बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो जो न्यायमूर्ति रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि आरोपी को चुप रहने का अधिकार है, उसके खिलाफ ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती बुलवाएंगे कि भैया बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल भी नहीं। उनके विरुद्ध दोषपूर्ण बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, वो चुप रहेंगे तो चुप रहने का उनको अधिकार दिया गया। संवैधानिक अधिकार क्या है? तो न्यायमूर्ति भुइया ने संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत, मतलब कि आर्टिकल 20 क्लोज बाई 3 के तहत उल्लेख करते हुए कहा है, किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 20, आपको पता होगा कि अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो 20(3) क्लोज में है। तो तीनों क्लोज आपको पता होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं पता है तो एक बार पढ़ लेना। 20(3) में कहा गया है किसी कोई भी आरोपी है लेकिन उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति के द्वारा यह भी कहा गया है कि आत्मदोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुरक्षा केवल न्यायालय गवाही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस कानून प्रवर्तन एजेंसी के द्वारा पूछताछ या पूछताछ के समय भी पूर्व परीक्षण के चरण दौरान भी यह आरोपी को चुप रहने का अधिकार शामिल है। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे होगे केवल न्यायालय में ही सुरक्षा प्रदान की गई है। नहीं, न्यायालय में ही नहीं बल्कि पुलिस जब पूछताछ करती है तब भी चुप रह सकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए ईडी वगैरह अगर पूछताछ करती है तब भी इंसान चुप रह सकता है, उसको चुप रहने का अधिकार दिया गया है और यह संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार यह संवैधानिक सुरक्षा उस व्यक्ति को भी उपलब्ध है जिसके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया है, भले ही वास्तविक परीक्षण ट्रायल शुरू ना हुआ हो। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहता है कि उसके खिलाफ भी यह परीक्षण ट्रायल शुरू ना किया गया हो, लेकिन वो तब भी संवैधानिक सुरक्षा के तहत वो दायरे में आता है। तो आप लोग को पता होगा कि हमारा ऐप आ ही चुका है, नट लर्निंग ऐप।
अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नाम नट लर्निंग ऐप है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको हम एक नजर मान लेते हैं। समता का अधिकार 14 से 18 के तहत है, जिसको हम समानता का अधिकार भी कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के तहत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के तहत है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है। और ये अनुच्छेद 32 के तहत वाला अधिकार को आप हल्के में मत लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2024, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो जल्दी बताइएगा। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य अस्वस्थ है, जिसके चलते थोड़ा सा आपको आवाज ऊपर नीचे लगेगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग झेल लेना आज, है ना। और क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से वीडियो बना रहा हूँ और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। आपको कमेंट करके बता दिया करो भैया ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको निराकरण किया करें, है ना। अब बताओगे ही नहीं, मुंह बंद करके गूगल की तरह बैठोगे तो कैसे काम चलेगा, बता दिया करो। विश्व ओजोन दिवस 2024 की बात करें तो प्रतिवर्ष यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों में ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाना है इसका पहला उद्देश्य। यह दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को किसकी याद में मनाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या किए गए थे? सिग्नेचर किए गए थे इस तरीके से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया, उसी की याद में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यह एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता था। एग्जाम में ऐसे आए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए समझौता था, तो बता सकते हो पर्यावरणीय समझौता था ये। यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों के रूप में मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करने के लिए यह समझौता किया गया था। पहला विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया था? तो 1994 में। देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लिया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब हुए, तो 16 सितंबर 1987 को हुए। हस्ताक्षर बात की जाए तो 16 सितंबर 1987 को हुए, लेकिन पहला ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया गया था? तो आप कह दोगे, क्या कहोगे? आप कह दोगे 1994 से मनाना स्टार्ट किया था। विश्व ओजोन दिवस 2024 की इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना इस वर्ष की थीम रही है। थीम फिर से याद दिला देता हूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना इस वर्ष की थीम रही है और इंपोर्टेंट है। ओजोन की बात करें तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक गैस होती है। और ओजोन कमरे के तापमान पर एक विशिष्ट गंध वाली हल्के नीले रंग की गैस होती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के 2 मुख्य क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला समताप मंडल में मुख्य तौर पर और दूसरा क्षोभ मंडल में बहुत निम्न तौर पर। यह पानी में अल्प घुलनशील होती है, यह भी इंपोर्टेंट है। पानी में होता है जो जल होता है उसमें अल्प घुलनशील होती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से लगभग 630 मील ऊपर ओजोन परत पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले हानिकारक जो यूवी विकिरण होती है उनकी मात्रा को यह कम कर देती है। जो यूवी विकिरण सन सैटेलाइट से आती है, मतलब सूरज से आती है, उनको यह यूवी विकिरण को क्या कर देती है? कम कर देती है ओजोन परत। और अपने आप में ओजोन परत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स आती है तापी गैस पाइपलाइन परियोजना। और आज के मैंने आपसे बताया था कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर चाहिए और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। थोड़ा सा धैर्य के साथ देखना, डिटेल से समझने वाले हैं। तो तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, यह अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना को 10 अरब डॉलर के अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी है। आपको पता होगा तापी परियोजना किन देशों के बीच में, अगर नहीं पता है तो मैं आगे बता दूंगा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तापी जो परियोजना थी उस पर 10 अरब डॉलर को यहाँ पर जो कार्य रुका हुआ था उसके शुरू करने की घोषणा कर दी है। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता से उपजी सुरक्षा चिंताओं और संघर्ष के कारण यह योजना में देरी हो रही थी और यह परियोजना लगातार डिले होती चली जा रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में अब चालू होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में समझें तो परिचय समझते हैं। यह परियोजना एक प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन पारेषण परियोजना है। कैसी है? प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन परियोजना है, जिसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से लेकर 3 दक्षिण एशियाई देशों सालाना 33 बिलियन
क्यूबिक मीटर गैस स्थानांतरित की जाएगी। तुर्कमेनिस्तान को तो की जाएगी, उसके अलावा 3 दक्षिण एशियाई देशों को भी की जाएगी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन परियोजनाओं में से यह एक है। इसका नाम तापी। तापी इसका नाम कैसे रखा गया इसको समझते हैं। तो तापी, टी बोले तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान बोले तो ए, पाकिस्तान बोले तो पी और इंडिया बोले तो आई। तो इस तरीके से तापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का एक संक्षिप्त रूप है। इस पाइपलाइन की जो कुल लंबाई है वो 1814 किलोमीटर है, छोटी मोटी नहीं है, 1814 किलोमीटर की ये लंबाई में बनेगी। इसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपोर्टेंट है, इसको अगर दूसरा नाम पूछ लेता है तो ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। और ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के सहयोग से बन रही है। इसका परियोजना का अगर शिलान्यास की बात करें तो 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान में इसका शिलान्यास मतलब कि उद्घाटन किया गया था और 2019 तक यह बनकर पूरा किया जाना था, लेकिन यह अभी तक बनकर पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसके राजनीतिक स्थिरता का दौर इसलिए नहीं बन पाई थी। इसके निर्माण की बात करें तो एशियाई विकास बैंक की भागीदारी के साथ गैल्टिक नीस TAPI पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। और इसका पाइपलाइन का जो निर्माण है पश्चिमी अफगानिस्तान में कंधार हेरात राजमार्ग से लेकर फिर पाकिस्तान में क्वेटा एवं मुल्तान के माध्यम से किया जाएगा। तो यहां से इसका निर्माण किया जा रहा है। और इस पाइपलाइन का जो अंतिम गंतव्य स्थल होगा, मतलब कि जो अंतिम छोर होगा, वह भारत की सीमा के पास पंजाब का फजलका शहर होगा। ये भी इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। यह पश्चिमी अफगानिस्तान के कंधार हेरात राजमार्ग से होते हुए पाकिस्तान के क्वेटा मुल्तान के माध्यम से बढ़ती हुई भारत की सीमा पंजाब के फजलका शहर तक ये अंतिम छोर तक आएगी। तो ये चारों पांचों शहरों के नामों को ध्यान रखें। इसमें कौन कौन देशों को लाभ मिलेगा? तो इस प्रोजेक्ट के तहत तुर्कमेनिस्तान के गलकिस नीस गैस क्षेत्र में से पाइपलाइन अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और फिर भारत में आएगी। तो 4 देशों को इसमें बढ़िया से इसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को। परियोजना के तहत भारत और पाकिस्तान प्राकृतिक गैस का 42% हिस्सा तथा अफगानिस्तान 16% गैस खरीदेगा। तो भारत और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान की बात करें तो 42 हिस्से के रूप में ये खरीदेंगे। और वही अफगानिस्तान की बात करें 16% गैस खरीदेगा। गैल्किस नीस जो गैस फील्ड है वो 16 से लेके 26 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार होने का वहां पर अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर इतना भंडार तो होगा ही होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई ना पूरी हर चीज? मैंने एक एक चीज बताई है आप लोगों को, कुछ छूट भी ना जाए। ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में, और इसके कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, किसको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, कहां से शुरू होगी, कहां पे एंड होगी, हर चीज बता दी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRS-AM, जिसका संक्षेप में नाम है, और इसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज के साथ साथ दोस्तों आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो, और PDF तो हमारे टेलीग्राम से भी कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी। साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो भी वहीं से देख सकते हो। तो इस ऐप पर जाके डाउनलोड कर लो नट लर्निंग ऐप। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका नाम VLSRS-AM का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। अगर इस मिसाइल के बारे में बात करें तो यह जहाज जनित हथियार प्रणाली है। समुद्र में तैरते हुए लक्ष्यों के निकट दूरी पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मतलब कि यह जहाज पर रख के भी चालू की जा सकती है, जहाज से भी इसको मिसाइल को मारा जा सकता है। समुद्र में तैरते हुए लक्ष्यों पर भी ये सटीक निगरानी कर सकती है, लक्ष्य लगा सकती है। मध्यम उड़ान के दौरान मिसाइल फाइबर ऑप्टिकल जायरोस्कोप आधारित जड़त्वीय मार्गदर्शन तंत्र का उपयोग करती है, जबकि अंतिम चरण में जब यह पहुंच जाती है तो सक्रिय रूप से रडार होमिंग का उपयोग करने लगती है। तो उपयोग इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट अगर पूछा जाए तो जब ये मध्यम उड़ान पर होती है तो फाइबर ऑप्टिकल जायरोस्कोप का प्रयोग करती है, और अगर अंतिम चरण में जब ये पहुंच जाती है तो सक्रिय रडार होमिंग का प्रयोग करने लगती है। तो ये दोनों चीजें इंपोर्टेंट है। इसे बनाया किसने है? तो रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, और यह परीक्षण भारतीय नौसेना और DRDO के द्वारा संयुक्त रूप से उच्च गति कम उड़ान हवाई जहाज के खिलाफ भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि आपने अगर इसको देखा है
तो एक तरीके से है ऊर्ध्वाधर, कैसी है ऊर्ध्वाधर, मतलब कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो वो नीचे से डायरेक्ट ऊपर जाती है ना, तो इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषताओं की बात कर लें, इसे विमान से, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से आने वाली मिसाइलों सहित निकट दूरी पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह एक उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जिसकी लक्ष्य जो उसकी निर्धारण क्षमता है वो चपलता और सटीकता को प्रदान करती है। मतलब कि यह जो इसकी सटीकता है वो बहुत मस्त है, मतलब कि बहुत बढ़िया सटीकता है। अगर इसने एक बार अपना टारगेट बना लिया तो फिर चूक ही नहीं सकता है, तो इतना आप ध्यान रखें। इसका वजन की बात करें तो 170 किलोग्राम का वजन है और यह ठोस प्रणोदक का उपयोग करती है। तो एग्जाम में ये भी आता है कि तरल का या ठोस का, तो ठोस प्रणोदक का उपयोग करती है। यह मैक 4.5 की अधिकतम गति के साथ हथियार प्रणाली 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। इस प्रणाली का सफल प्रदर्शन समुद्री अभियानों में भारत की वायु रक्षा क्षमताओं की मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। तो ये भारत की जो वायु रक्षा क्षमता है उसको ये मजबूत करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। आज की नेक्स्ट कंपेयर की बात करते हैं, चंद्रयान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह। अब ये चंद्रयान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह है कहाँ का, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो हाल ही में ईरान ने अपने अनुसंधान उपग्रह चंद्रयान प्रथम को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया हुआ है। कहाँ पे किया, अंतरिक्ष में कर दिया है, और सफलतापूर्वक किसने किया, ईरान ने किया हुआ है। चंद्रयान प्रथम अनुसंधान उपग्रह यह एक ईरानी अनुसंधान उपग्रह है, मतलब कि ईरान का है। ईरान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के द्वारा, इसका रक्षा मंत्रालय की सहायक कंपनी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि ईरानी इंजीनियर्स द्वारा एरोस्पेस अनुसंधान संस्थान और निजी कंपनी के फर्मों के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया गया है। आप तो बस इतनी सी बात समझ लो, चंद्रयान का नाम आए तो आप कह सकते हो कि ईरान से यह बनी हुई है। इसे घरेलू घेम 100 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, मतलब कि SLV पर सवार होकर पृथ्वी की सतह से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया है। मतलब कि इसको अंतरिक्ष में केवल पृथ्वी सतह से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। और एक तरीके से कह सकते हो कि नवीनतम उपग्रह को ले जा गया है, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्पस के एरोस्पेस को बल प्रदान करता है। यह ईरान का पहला 3 चरणीय ठोस ईंधन उपग्रह प्रक्षेपक है, मतलब कि 3 चरणों वाला यह पहली बार ऐसा हुआ है, उसके यहाँ पर 3 चरणों वाला उपग्रह को लॉन्च किया गया है। लगभग 60 किलोग्राम वजनी चंद्रयान प्रथम का प्राथमिक मिशन कक्षीय पैंतरेबाजी सत्यापन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का परीक्षण करना, एक तरीके से आप कह सकते हो। उपग्रह के अन्य कार्यों की बात करें तो अंतरिक्ष प्रणालियों में शीत गैस प्रणोदन उप प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करना, नेविगेशन और अभिवृत्ति नियंत्रण के मूल्यांकन करना इसका माध्यम से कह सकते हो कि कार्य है इसके। नेक्स्ट हम अपनी 2 और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदस्य, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है, कौन बना है, तो एनडीबी का जो सदस्य है वो अल्जीरिया को बनाया गया है हाल ही में, और यह नया सदस्य बना हुआ है। अगर हम बात करें एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में। इसके जो संस्थापक सदस्य की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य, मतलब कि फाउंडर देश की बात करें तो 5 इसके फाउंडर देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश जो है वो संस्थापक हैं। न्यू डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है, तो ब्रिक्स एवं अन्य उभरती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और विकासशील देशों की बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए सतत विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में सदस्यों की बात करें तो 9 इसके सदस्य हैं। अल्जीरिया तो अभी वर्तमान में बना ही बना है, न्यू है, अभी मैंने बताया आपको। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये भारत के फाउंडर एनडीबी के फाउंडर हैं, और बाकी की बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ये बाद में जोड़े गए देश हैं। तो टोटल की बात करें तो 9 है, अल्जीरिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, 2010, 2015, 2019 और 2022। मैंने आपको बताया वो अभी है, अभी आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आज के अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, ऑपरेशन सद्भाव क्या है। ऑपरेशन सद्भाव के बारे में समझे तो भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया है। ऑपरेशन सद्भाव क्या है, भारत का एक मिशन है जो कि टाइफून यागी के लिए लाया गया था, जिससे कि म्यांमार, लाओस और वियतनाम ये तीनों देश बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो कि मदद करेगा भारत।
किसके तहत? ऑपरेशन सद्भाव के तहत। ऑपरेशन सद्भाव के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने की मदद करने के लिए भारत ने मानवीय सहायता भेजी हुई है। कैसी सहायता भेजी है? मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने सूखा राशन, कपड़े, दवाओं सहित 10 टन सहायता नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा पर म्यांमार पर भी भेजा हुआ है। तो भारत ने राशन तो भेजा ही भेजा है, जो खाने पीने का है, कपड़े भी भेजे हैं, दवाओं के साथ साथ बहुत सारा सामान भेजा है और INS सतपुड़ा पर भी म्यांमार को भेजा है। अगर कभी जरूरत पड़े तो इमीडिएटली कुछ भी वहां पर इमरजेंसी हो तो आप वहां पर कार्य कर सकते हो। भारतीय वायुसेना के C-17 सैन्य परिवहन विमान ने लाओस के 10 टन राहत सामग्री पहुंचाई, जबकि वियतनाम को 35 टन सहायता भेजी है। तो इंपोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किन कौन देश को भेजी है? तो म्यांमार को भेजी हुई है, लाओस को भेजी हुई है और वियतनाम को भेजी हुई है। तो तीनों देशों को आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सद्भाव चला हुआ है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है। कौन सी? भारत की एक्ट जो ईस्ट पॉलिसी है, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ये जो सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव है, उसके अनुरूप है ये। और भारत को पता, आपको पता होना चाहिए, भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बहुत ज्यादा झुकाव है और ये इंपोर्टेंट है। टाइफून यागी, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। टाइफून यागी दक्षिणी चीन सागर में विकसित हुआ था, साउथ चाइना सी में, और इसी वर्ष बेरिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जा रहा है। मतलब अगर पूछ लिया जाए कभी भी कि दुनिया का पहला सबसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे भयानक कौन सा था, तो आप कह दोगे बेरिल नाम का था। लेकिन दूसरा पूछ लिया कौन सा था, तो टाइफून यागी था। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसे जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMA के द्वारा यागी नाम दिया गया। तो यागी किसने नाम दिया है? जापान के द्वारा इसको नाम दिया गया यागी। इसके कारण वियतनाम में 143 लोगों की मृत्यु हो गई, 143, और लगभग 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें जो है वो नष्ट हो चुकी है। हाल ही में एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है? ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन साध्यता, ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन कौन सा था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा टाइफून यागी से जो प्रभावित देश हैं उन कौन कौन से देशों को सहायता दी है, वो कौन कौन से 3 देश हैं, आप उनका भी मुझे नाम जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है ये सारा सेशन आपको पसंद आया होगा और आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को पसंद किया होगा। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसको आप लोगों ने डाउनलोड ऑफकोर्स कर ही लिया होगा। तो आज ही समाप्त करते हैं वीडियो को बनाने का। आपका धन्यवाद।